नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माध्यमिक परीक्षा 2023 में जो आपके बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2023 पहला ये मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि आपका जो एनुअल एग्जाम है वो 80 नंबर का होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सको। इसके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो मैं डालना आज से शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन पहले का पहला है 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? देखिए, जब हमें दो संख्याएं दी जाए तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। 1 नंबर का ये 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसमें। पहला है 60 और 3, दूसरा है 24 और 6, तीसरा है 12 और 30 और द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? यहां किसी विधि का नाम नहीं दिया है, तो किसी भी विधि से कर सकते हो। एचसीएफ है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके भी कर सकते हो और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए 12 के टुकड़े करते हैं। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार और 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। तो 12 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 और 15 के टुकड़े हो गए 3 गुणा 5। हमें पहले ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम के अंदर वो टुकड़े लिए जाते हैं, वो गुणनखंड लिए जाते हैं जो दोनों के अंदर हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा बार होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा बार होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 तो है 2 बार और यहां है नहीं, तो 2 ले लेंगे हम। कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। और 3 देखिए दोनों में 1 बार है, तो कितनी बार लेंगे हम? 1 बार लेंगे 3 को। और 5 इसमें उसमें नहीं है, 5 को भी ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे जो ज्यादा बार आए हो, दोनों में हो या ना हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब इनका गुणा करवा लीजिए। 5 दिए 15, 15 को 2 से गुणा करने पे 30, 30 को 2 से गुणा करने पे 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। इसमें देख लीजिए, पहले एलसीएम दिया और पहली संख्या 60 है, ये रही 60, तो निश्चित तौर पे ये इसका सही आंसर होगा ए। अब ये एचसीएफ ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी अगर आप ज्ञात करना चाहो तो एचसीएफ क्या होगा? वो टुकड़े लिए जाएंगे एचसीएफ में जो दोनों के अंदर मौजूद और कम बार हो। देखिए 2 इसमें नहीं है तो 2 को नहीं ले सकते। 3 इसमें 1 बार, इसमें 1 बार है, कितनी बार लेंगे? 1 बार लेंगे। और 5 इसमें नहीं है तो 5 को नहीं ले सकते हम। तो एलसीएम कितना आ गया? 60 और एचसीएफ कितना आ गया? 3। यानी उत्तर सही क्या हुआ? ए। 60 और 3 लिख देंगे। आंसर ए होगा 60 और 3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में शून्यंकों की संख्या होगी और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए के अंदर 1, ब में 2, स में 0 और द इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप, अगर हमें शून्यंकों की केवल संख्या पूछी है तो आप जो भी बहुपद दिया जाए उसको एक बार आप गौर से देख लीजिए। अब बहुपद के अंदर जो भी चर राशि काम में ली गई है उस चर राशि की घात देखिए आप कितनी दी हुई है। यहां इस बहुपद के अंदर देखो चर राशि की अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अब अगर अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद को अगर हम सरल करेंगे तो शून्यंकों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी, क्योंकि ये जो शून्यंकों की संख्या वो घात पे डिपेंड करती है। अगर रेखिक समीकरण है, एक चर वाला रेखिक समीकरण है, यानी कि अधिकतम घात 1 ही है चर राशि की, तो 1 शून्यंक प्राप्त होगा। और अगर किसी बहुपद की चर राशि की सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो 2 शून्यंक प्राप्त होंगे। अगर चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 है तो 3 शून्यंक प्राप्त होंगे। अगर चर राशि की सबसे बड़ी घात अगर 4 है तो 4 शून्यंक प्राप्त होंगे। तो यहां इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर द्विघात बहुपद दिया गया, यानी कि बहुपद की जो उच्चतम घात है वो 2 है, इसलिए इसके शून्यंक कितने प्राप्त होंगे? 2 प्राप्त होंगे। इसका आंसर क्या हो गया? ब, यानी कि 2। तीसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं।
तो सबसे पहले तो आप देखिए मूल बिंदु होता क्या है। जब आप ग्राफ बनाते हो तो दो एक्स खींचते हो, एक तो वाई एक्सिस और दूसरा एक्स एक्सिस। ये दो एक्स खींचते हो आप, ये तो हो गया एक्स एक्स और ये क्या हो गया वाई एक्स। ये दोनों एक्स एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये दोनों यहां काट रहे हैं एक दूसरे को इस बिंदु पे, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0, यानी तीसरे का आंसर क्या होगा द होगा। ऐसे आपको टिक नहीं लगाना है, आंसर शीट में आपको लिखना भी होगा। कैसे लिखना होगा देखो, आंसर लगा करके तीसरे का जो आंसर लिख रहे हैं तो आंसर लिखोगे इसका द, ब्रैकेट में लिखोगे 0 0 और इसका आंसर क्या बताया मैंने, इसका आंसर हो गया ब यानी कि 2। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2x + y बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। यहां ए के अंदर दिया हुआ है 1 2, ब में 2 1, स में 2 2 और द के अंदर 1 1 दिया हुआ है। और हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा युग्म है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। कैसे पता करेंगे, बड़ा आसान है। देखिए युग्म के अंदर 2 संख्या दी गई है, मतलब जो भी ब्रैकेट दिया हुआ है उन सब के अंदर 2 2 संख्या दी गई है। पहले को कहते हैं x निर्देशांक और दूसरे को कहते हैं y निर्देशांक, यानी कि पहला x का मान हो गया और दूसरा किसका हो गया y का मान। अब ये जो समीकरण है इसके अंदर आप मान रख लीजिए, आप समीकरण का जो बायां पक्ष है, बाएं पक्ष में आप x की जगह 1 और y की जगह 2 रखिए। अगर इसका मान 6 आ जाए तो ये संतुष्ट कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। फिर बाद में ये रख के देखिए, अगर उत्तर 6 आ रहा है तो संतुष्ट हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। देखो कैसे करना है, जैसे पहले हम ये ले रहे हैं, इसमें x का मान 1 रखना है और y का मान क्या रखना है 2 रखना है। तो समीकरण है 2 × x, x की जगह क्या रखेंगे 1, फिर प्लस आ गया, फिर y की जगह क्या रखेंगे 2। अब इसको सरल करो आप, 2 1 का 2 और प्लस 2 कितने हो गए 4, आना क्या चाहिए 6, मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए ब में 2 1 दिया हुआ है, यानी x की जगह तो आपको 2 रखना है। तो समीकरण में 2 × x की जगह 2 रखना है और y की जगह क्या रखना है 1। कितने हो गए 2 2 4 और 1 5, 6 तो नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए आप 2 2, समीकरण के अपने पास 2x + y बराबर 6, मतलब इसमें x का मान और y का मान रखने पे अगर उत्तर 6 आ रहा है तो संतुष्ट है, वरना नहीं है। x की जगह क्या रखें 2 और y की जगह 2 रखते हैं। 2 × x की जगह 2 प्लस y की जगह 2, 2 2 4 हो गए प्लस 2 बराबर क्या आ गया 6, यानी कि ये संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स, यानी कि 2 2। देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब वास्तविक नहीं होने के लिए जो प्रतिबंध होता है वो हमें इसमें से छांटना है। इसमें a में दिया हुआ है b² - 4ac इज लेस देन 0, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इक्वल टू 0 और द में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो मैं ये द्विघात समीकरण के अंदर अगर आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करोगे तो मूलों की प्रकृति के लिए केवल 3 ही प्रतिबंध होते हैं और तीनों की तीनों वो ऑप्शन में दे रखे हैं। देखिए ये जो b² - 4ac, अगर आप b² - 4ac का मान ज्ञात करोगे तो इसका मान अगर 0 के बराबर आ रहा है, किसका b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ रहा है तो मूल क्या होंगे वास्तविक तथा समान होंगे। मूल क्या होंगे वास्तविक तथा समान होंगे। हमें क्या चाहिए वास्तविक नहीं चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है वास्तविक तथा समान। फिर देखिए आप b² - 4ac b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है यानी कि प्लस की संख्या आ रही है तो इसके मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। तो यहां भी वास्तविक हो रहे हैं, हमें क्या चाहिए वास्तविक नहीं। अब देखिए ये अगर b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ रहा है यानी कि माइनस में आ रहा है तो मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। तो इसके लिए आंसर क्या होगा ए होगा। आंसर क्या होगा ए।
छठा देखिए, एक समांतर श्रेणी दी गई है 3, 7, 11, 15 के लिए सार्वंतर होगा। क्या ज्ञात करना है हमें? सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सार्वंतर को हम डी से दर्शाते हैं ना, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से दर्शाया जाता है। तो सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दीजिए। यहां पहला है, जो पहले पद को हम a1 कहते हैं, दूसरे को a2 कहते हैं, तीसरे को a3 कहते हैं, चौथे को a4 कहते हैं। तो सूत्र क्या होगा सार्वंतर का? a2 माइनस a1, या a2 का मान क्या है? 7 है, माइनस a1 का क्या है? 3 है। 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ गया? 4। अब देखिए इनमें से 4 किस में है? द में है। तो आंसर क्या हो गया? द। इसका उत्तर क्या होगा? द। आगे देखिए, 2 साइन 45 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री का मान होगा। तो सारणी से अगर हम मान लिखें तो 2 गुणा साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। साइन 45 का मान क्या होगा? 1/√2। और कोस 45 का 1/√2। क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज है उसमें एक सारणी बनी हुई है, अगर आप उस सारणी को देखोगे तो साइन 45 और कोस 45 इन दोनों का मान सेम होगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, गुणा कोस 45 का क्या होगा? 1/√2। 2 इसके बटे में कुछ नहीं, 1 कर लीजिए आप। 2 को 1 से गुणा करने पे 2, 2 को फिर 1 से गुणा करो, 2 आ गया। 1 को √2 से गुणा करेंगे, √2 आ गया। √2 को √2 से गुणा करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग 1 बार गया, यानी इसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा, जो कि 100 के अंदर है। तो 7वें का आंसर क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। 8वां देखिए, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अब देखिए, ये स्पर्श रेखाओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ये वर्त है, अगर वर्त के ऊपर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, ये पूछा जाए। वर्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो आप कितनी खींच सकते हो? वर्त के ऊपर मान लीजिए यहां बिंदु दिया हुआ है, तो आप एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। कितनी? 1। और वर्त के अंदर अगर बिंदु दिया जाए तो कितनी खींच सकते हो? नहीं खींच सकते, क्योंकि इससे अगर आप खींचोगे तो वो छेदक रेखा बनेगी। और वर्त के बाहर अगर कोई बिंदु दिया जाए उससे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? 2। बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वर्त के ऊपर अगर एक बिंदु दिया जाए तो 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अंदर अगर बिंदु दिया गया है कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। और यहां इसने क्या पूछा है? एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? वर्त की कितनी हो सकती है? वर्त की कितनी हो सकती है? वर्त की तो कितनी भी हो सकती है। एक यहां खींच रखी है, 2 ये खींच दिया आपने, एक यहां खींच लो, यहां खींच लो, जितनी इच्छा है वहां खींच सकते हो आप वर्त की। अब बताओ आप वर्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? जब मैंने इतनी स्पर्श रेखा खींच दी तो इसके हिसाब से आप बता ही सकते हो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? ब, यानी कि अनंत। नौवां क्वेश्चन है, पहले का नौवां, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो वर्त तो जानते हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एकदम सीधा दिया हुआ है। इसका उत्तर क्या हो गया? 100 हो गया। 9वें का आंसर क्या होगा? 100 होगा। यदि बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, ये 10वां है, पहले का 10वां, बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या होगी। क्या ज्ञात करनी है हमें? बेलन की त्रिज्या। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, एब है, सेड है। अब पता नहीं इनमें से कौन सी त्रिज्या है जो हमें ज्ञात करनी होगी। दिया हुआ क्या है? एक तो देखो बेलन की ऊंचाई दी गई है, यानी कि h बराबर दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है। इसके अलावा और हमें क्या दिया हुआ है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है भाई? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मान दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2
पाई आर एच बराबर 968 या 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 और आर हमें ज्ञात करना, देखो त्रिज्या होगी मतलब आर का मान ज्ञात करना दिया हुआ नहीं है और एच का मान 11 दिया गया बराबर क्या हो गया 968 हो गया। इधर केवल आर को रखिए और इधर 968 है ही, बाकी सबको उधर भेज दो। देखो 7 या भाग में इधर जाती है किसमें होगा गुणा में 2 22 11 ये गुणा के अंदर उधर जाती है किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। 2 गुणा में भाग में आ गया 22 गुणा में भाग में आ गया 11 गुणा में भाग में आ गया। अब ये जो संख्या कट रही है उनको काटो आप। 11 का भाग इसमें जाएगा 88 बार, कितनी बार और 22 का जाएगा 88 में कितनी बार 4 बार। क्या बच गया ऊपर तो बच गया 4 गुणा 7 और नीचे क्या बच गया 2, तो 2 का भाग 4 में जा रहा है ना 2 बार। ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है 2 1 2 और 2 2 4 क्या बच गया 2 गुणा 7 यानी कि 14। आर का मान कितना आ गया 14, तो इसका उत्तर क्या होगा द होगा। आंसर क्या होगा इसका द होगा। हाँ एक बात और सुनिए, ये जो मैंने काम किए ये जिसको मैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं ये काम ये रफ वर्क है। कौन सा है रफ वर्क है जो समझाने के लिए मैंने बीच में किया है, ठीक है। अब आगे देखिए बटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक है। अगर आपको सीधे आंकड़े दिए जाए जैसे ये दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा जाए बहुलक, तो बड़ा सरल है। क्या करोगे इसमें देखिए आप ऐसी कौन सी संख्या जो ज्यादा बार आई है। अगर हम 7 को देखें तो 7 एक बार है, 4 को देखें तो 1 2 3 बार है, 5 को देखें तो 5 एक बार है, 3 को देखें तो ये 2 बार है, 1 आया 1 बार और 2 आया 1 बार, तो सबसे ज्यादा बार क्या है बस यही बहुलक है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार है वही बहुलक है। इसका आंसर क्या हो गया वह हो गया। अब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसका पहले का लास्ट क्वेश्चन है 12वां। आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर सेक्शन ए यानी कि खंड ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, पहले के अंदर 12 और सारे के सारे एक एक नंबर के होंगे। देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा तो आप जानते ही हो, लूडो खेला होगा आपने कभी खेला है। उसमें जो एक क्यूब के आकार का होता है तो यहाँ पे बना रहा हूं मैं, अगर आपको दिखे तो यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ऐसा होता है पासा, होता है ना, जिसके ऊपर या तो बिंदु लगे हुए होंगे या फिर संख्या लिखी हुई होगी। पासे के ऊपर हमेशा संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या होती है 6 संख्या होती है। जब पासे को अगर हम एक बार फेंका जाता है, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता के लिए 2 चीजें ज्ञात करनी होगी, मैं यहां लिख रहा हूं। एक तो आपको संभावित परिणाम ज्ञात करने होंगे, कौन से संभावित परिणाम, और दूसरा क्या ज्ञात करना होगा अनुकूल परिणाम। क्या ज्ञात करना होगा अनुकूल परिणाम। संभावित परिणाम क्या होता है जिसकी संभावना हो, जैसे पासा है, अगर हम पासे को ऐसे ऐसे करके एक बार फेंकेंगे तो उस पर क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या लिख देते हैं जो आ सकता है वो, या तो 1 आएगा, 1 नहीं आएगा तो 2 जरूर आएगा, अगर 2 नहीं आएगा तो 3 आएगा, और 3 नहीं आएगा तो 4 तो आएगा ही आएगा। अगर 4 नहीं आया तो 5 को तो कोई रोकने वाला नहीं है, 5 अगर नहीं आया तो 6 को तो कोई रोकेगा भी नहीं, आएगी तो मतलब इनमें से कोई एक संख्या, इतने की संभावना होगी कि नहीं होगी। जब पासे को फेंकेंगे या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 3 4 5 या फिर 6 आएगा। तो कितने परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो संभावित परिणाम कितने हो गए 6। संभावित परिणाम, या फिर इसको वैसे भी लिख सकते हैं कुल परिणाम। क्या लिख सकते हैं कुल परिणाम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों। अब रही बात अनुकूल परिणाम की, अनुकूल परिणाम प्रश्न में देखिए आप किसकी प्रायिकता पूछी है इसने, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसमें देखो आप 1 से लेकर के 6 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। अभाज्य संख्या होती कौन सी है भी, वो संख्या जिसके अंदर स्वयं और एक को छोड़ के किसी का भी भाग ना जाए,
क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है। अब अभाज्य संख्या दोबारा बता रहा हूं मैं, एक तो चाहे कोई भी संख्या हो उसके अंदर खुद का तो भाग जाता ही जाता है और एक का भाग भी जाता ही जाता है। तो खुद और एक इन दोनों को छोड़ दो, उसके अलावा किसी का भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, ये 2 है ना अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाता, नहीं जाता। 3 में किसी का नहीं जाता है, 4 में 2 का जा रहा है इसलिए अभाज्य नहीं है, 5 में किसी का नहीं जा रहा है। तो कितने परिणाम हो गए? 3। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पीई सूत्र क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम या संभावित परिणाम। प्रायिकता क्या होगी इसकी? ये 3 से कट गई, 3 एक का 3, 3 दुआ 6, 1/2। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या आ गई? 1/2। क्या आ गई? 1/2। यानी ये 3/6 ये संख्या कट रही है, 3 से 3 एक का 3 और 3 दुआ 6। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या आई है? 1/2। इसमें देखिए 1/2 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। तो 12वें का उत्तर क्या होगा? ए होगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है ये, जो मैं आपको समझा रहा हूं। और इस मॉडल पेपर को समझाने का उद्देश्य ये है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन होगा खंड ए के अंदर, यानी सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सारे 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसके अंदर 6 क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें जो आपका गणित का पेपर होगा उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उनका ये नमूना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको 10-12 मॉडल पेपर समझा सकूं, ताकि आपके ये जो एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा, ताकि आपके 80 में से 80 अंक बन सके। ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, 3 + 2√5 एक संख्या है। आगे दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर परिमेय या अपरिमेय संख्या। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 के 6 रिक्त स्थान से संबंधित है। तो दूसरे का पहला है 3 + 2√5 एक संख्या है। यहां खाली स्थान के अंदर हमें भरना है ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो एक छोटी सी बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि √2, √3, √5, √7, √11 यानी अभाज्य संख्याओं के ऊपर अगर √ लगा हुआ है तो वो निश्चित तौर पे अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या अगर किसी के गुणा में है या किसी के योग में है या किसी के घटाव में है या फिर अपरिमेय संख्या के भाग में कुछ दिया हुआ है तो वो सारा का सारा क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। सभी वर्त सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम का अर्थ ये हो गया कि जितने भी वर्त है अगर उनकी त्रिज्याएं समान हो, जितने भी वर्त है अगर उनकी त्रिज्याएं समान हो तो वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अगर त्रिज्या समान नहीं है तो सर्वांग सम नहीं हो सकते, समरूप होंगे। क्योंकि सर्वांग सम तो वो होते हैं जिनकी आकार, शकल, सूरत, माप सब कुछ समान हो एकदम, वो सर्वांग सम होते हैं। और समरूप का अर्थ ये हो गया कि केवल उनका आकार है वो एक जैसा होना चाहिए, बाकी आकार का मतलब हो गया उसकी शकल वो एक जैसी होनी चाहिए, बाकी लंबाई चौड़ाई उनका अनुपात एक निश्चित होना चाहिए। तो सभी वर्त है वो सर्वांग सम तो नहीं हो सकते, लेकिन सभी वर्त है वो क्या हो सकते हैं? समरूप। तो क्या आएगा इसमें? समरूप। tan 30 डिग्री गुना tan 60 का मान होगा। अब tan 30 डिग्री गुना tan 60 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और गुना tan 60 का मान होता है √3। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 कर लिया, गुना हो रहा है। 1 को √3 से गुना करेंगे √3, फिर 1 को √3 से गुना करेंगे √3, √3 से √3 कट गया, क्या बच गया? 1। तो tan 30 डिग्री गुना tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण बनता है, हमेशा ध्यान में रखना। वर्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वर्त को एक बिंदु पे स्पर्श करे, जैसे ये है PQ,
ये ए पे स्पर्श कर रही है, तो पी क्यू एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को ए पे स्पर्श कर रही है, और ये इसका केंद्र बिंदु ओ है। अगर हम स्पर्श बिंदु को केंद्र बिंदु से मिला दें, स्पर्श बिंदु को केंद्र बिंदु से मिला दें, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच वाला ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? समकोण। क्या आएगा? समकोण आएगा। आगे देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि से आप माध्य ज्ञात करते हो वही सूत्र होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होगा इसका। किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना मतलब जिसका घटित होना संभव ही नहीं है वो असंभव घटना होगी, और ऐसी घटनाओं की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? जीरो। क्या होती है? जीरो होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 6 वो पूरे हो गए। तीसरा देखिए,